हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अ पॉइंट ऑन एन इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट? द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स that maximize a consumer utility. The combination of two goods that a consumer can purchase with their income. The combination of two goods that a consumer is willing to trade at a constant rate. The combination of two goods that provide the same level of satisfaction to the consumer. इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। इंडिफरेंस कर्व दो वस्तुओं के उन संयोगों को बताता है या उन कॉम्बिनेशन को बताता है जहां पर कि एक उपभोक्ता समान लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को प्राप्त कर रहा होता है। तो चलिए इंडिफरेंस कर्व को हम डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। हमने यहाँ पर एक डायग्राम लिया है जिसके एक्स एक्सिस में यूनिट ऑफ गुड एक्स ली है और इसके वाई एक्सिस में यूनिट्स ऑफ गुड वाई ली है। इंडिफरेंस कर्व की स्लोप नेगेटिव होती है लेफ्ट टू राइट और इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। कन्वेक्स टू ओरिजिन होने का रीज़न है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? इसका एक फार्मूला है MRS(xy) इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसका मतलब है कि x कमोडिटी में चेंज होने से y कमोडिटी में कितना चेंज हो रहा है, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए डायग्राम में हम समझ लेते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि गुड एक्स की एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के लिए हम गुड वाई की कितनी इकाइयों का त्याग करने के लिए या कितनी इकाइयाँ छोड़ने के लिए तैयार हैं, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक कंज्यूमर जैसे जैसे गुड एक्स की एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करता जाता है तो वह गुड वाई की पहले से कम इकाइयाँ छोड़ने के लिए तैयार होता है, इसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, सबसे पहले जो एक कंज्यूमर था वो गुड एक्स की 1 कमोडिटी कंज्यूम कर रहा था और गुड वाई की 10 कमोडिटी कंज्यूम कर रहा था। जैसे ही गुड एक्स की वो एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने गया, जैसे 1 से 2 गया तो अब क्या हुआ कि वाई कमोडिटी की वो सिर्फ 7 यूनिट ही कंज्यूम कर रहा है। पहले वो 10 यूनिट कंज्यूम कर रहा था लेकिन अब वो सिर्फ 7 यूनिट ही कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब है कि कंज्यूमर ने गुड एक्स के लिए 3 कमोडिटी वाई की छोड़ दी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे ही कंज्यूमर गुड एक्स की एक और अतिरिक्त इकाई कंज्यूम करना चाहता है, जैसे ही वो एक एक्स्ट्रा यूनिट एक्स की कंज्यूम करना चाहता है, 2 से वो जैसे ही 3 गया तो अब वो गुड वाई की सिर्फ 2 कमोडिटी छोड़ने के लिए ही तैयार है। पहले वो 3 कमोडिटी छोड़ रहा था लेकिन अब वो सिर्फ गुड वाई की सिर्फ 2 यूनिट छोड़ने के लिए ही तैयार है। और जैसे ही वो गुड एक्स की एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के लिए जैसे ही वो यूनिट 4 पे गया तो अब वह गुड वाई की सिर्फ 1 यूनिट छोड़ने के लिए ही तैयार है। इसी को हम बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की कुछ प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउन। जो इंडिफरेंस कर्व है उसकी स्लोप डाउनवर्ड होती है, नेगेटिव होती है। सेकंड प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व्स
कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। जो दो इंडिफरेंस कर्व है वो आपस में एक दूसरे को ना तो क्रॉस कर सकते हैं और ना ही इंटरसेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो हायर इंडिफरेंस कर्व होता है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बताता है और जो लोअर इंडिफरेंस कर्व है वो लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बताता है। इसीलिए दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। थर्ड प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी थिक। इसको हम डायग्राम के हेल्प से समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करूँगी। एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी थिक, इसका मतलब है कि इंडिफरेंस कर्व थिक नहीं हो सकता। इंडिफरेंस कर्व इस तरह का नहीं हो सकता। इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, नेगेटिव स्लोप और इस तरह का होता है। इंडिफरेंस कर्व थिक नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व्स आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन। एक इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। मैंने आपको इसका रीज़न बता दिया था कि इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों होता है। इसका रीज़न है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जो हायर इंडिफरेंस कर्व होता है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को बताता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट द एक्सिस। जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कभी भी एक्सिस को टच नहीं कर सकता, ना तो एक्स एक्सिस को और ना ही वाई एक्सिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is a characteristic feature of an indifference curve in microeconomics? An indifference curve is concave to the origin. An indifference curve represents points of equal cost for a consumer. An indifference curves can intersect each other. An indifference curve slopes downward from लेफ्ट टू राइट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडिफरेंस कर्व इज करेक्ट? इंडिफरेंस कर्व्स आर यूजुअली स्ट्रेट लाइन्स। Indifference curves cannot intersect. Indifference curves are always parallel. Higher indifference curves represent lower level of satisfaction. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। Indifference curves cannot intersect. Next question is which of the following statements about the shape of indifference curves is correct? Indifference curves are concave to the origin. Indifference curves are convex to the origin. Indifference curves are straight lines. Indifference curves slope upward from left to right. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इंडिफरेंस कर्व्स आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स व्हाट इज द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व? कन्वेक्स टू द ओरिजिन, concave to the origin, a straight line with a negative slope, right angle। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अ स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट जिनको हम हिंदी में पूर्ण स्थानापन्न भी बोलते हैं, ये वे वस्तु होती हैं जिनका एक दूसरे के स्थान पर पूरी तरह से यूज़ किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी। इन दोनों में से अगर हम एक भी कमोडिटी का यूज़ करते हैं तो इससे कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता। इसका मतलब है
कि ये पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। यहाँ पर हमने यूटिलिटी फंक्शन का एक एग्जाम्पल लिया है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड के केस में यूटिलिटी फंक्शन कुछ इस तरह का होता है। यूटिलिटी u x y इज इक्वल टू अल्फा x प्लस बीटा y। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड के केस में इंडिफरेंस कर्व लीनियर होता है और नेगेटिव स्लोप का होता है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड के केस में MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डीलिंग विद परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू गुड्स इज डिमिनिशिंग, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, अनडिफाइंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, constant. Next question is, for perfect substitutes, what does the slope of the indifference curve represent? The diminishing marginal utility of goods, the constant marginal rate of substitution between the two goods, the increasing marginal rate of substitution between the two goods, the income effect. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन द टू गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डीलिंग विद परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स व्हाट इज द शेप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व? अ स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, अ राइट एंगल एल शेप्ड, कनकेव टू द ओरिजिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अ राइट एंगल एल शेप्ड। परफेक्ट कंप्लीमेंट्स, जिसको हम हिंदी में पूरक वस्तुएं भी बोलते हैं, ये वे कमोडिटी या वे वस्तु होती हैं जिनका हम एक साथ यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है शूज़ का, लेफ्ट शूज़ एंड राइट शूज़। लेफ्ट शूज़ एंड राइट शूज़ आर परफेक्ट complements because they are only useful when used together in pairs। यहाँ पर हमने यूटिलिटी फंक्शन का एग्जाम्पल लिया है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के केस में। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के केस में यूटिलिटी फंक्शन कुछ इस तरह का दिखता है। u x y इज इक्वल टू मिनिमम अल्फा x बीटा y। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के केस में इंडिफरेंस कर्व एल शेप्ड का होता है। इसमें हम दोनों कमोडिटी का एक साथ यूज़ करते हैं, क्योंकि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के केस में हमारी यूटिलिटी तभी इंक्रीज हो सकती है जब हम दो कमोडिटी का एक साथ यूज़ करें। Next question is, in the case of perfect complements, the marginal rate of substitution between the two goods is constant and positive, constant and negative, varying at different points on the curve, zero or infinite। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ज़ीरो और infinite। Next question is, what does an isoquant curve represent in microeconomics? Points of equal cost, points of equal quantity, points of equal utility, points of equal production level। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पॉइंट्स ऑफ इक्वल प्रोडक्शन लेवल। नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल लिया है एक आइसोक्वेंट कर्व का। जो आइसोक्वेंट कर्व है वो भी इंडिफरेंस कर्व की तरह ही होता है, नेगेटिव स्लोप और कन्वेक्स टू दी ओरिजिन। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो कंज्यूमर से रिलेटेड है और आइसोक्वेंट प्रोड्यूसर से रिलेटेड है। इस डायग्राम में हमने एक्स एक्सिस में
लेबर को लिया है और वाई एक्सिस में कैपिटल को लिया है। ये जो आइसोक्वेंट है ये शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड लेबर दैट गिव्स द सेम आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी assume about utility? Utility can be measured numerically. Utility is subjective and cannot be quantified. Utility is only ordinal in nature. Utility is independent of consumer preferences. इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। Utility can be measured numerically. Next question is which cost curve in microeconomics represents the per unit cost of production calculated by dividing total cost by the quantity of output produced? Marginal cost, average cost, total cost, fixed cost. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एवरेज कॉस्ट कर्व। Next question is which of the following statements best describes average fixed cost in microeconomics? AFC decreases as output increases. AFC increases as output increases. AFC remain constant as output increases. AFC is equal to marginal cost at all levels of output. इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज एज आउटपुट इंक्रीज। इसको हम डायग्राम के हेल्प से समझ सकते हैं। हमने यहाँ पर एक डायग्राम लिया है जिसके एक्स एक्सिस में आउटपुट है और वाई एक्सिस में एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट है। जैसा कि डायग्राम से पता चल रहा है कि जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट स्टार्टिंग में तो डिक्रीज हो रही है लेकिन बाद में ये इंक्रीज हो रही है। लेकिन जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो आउटपुट के इंक्रीज होने के साथ कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statements accurately describes a given good in microeconomics? A given good is a normal good where demand decreases as income increases. A given good is an inferior good where demand increases as income increases. A given good is a luxury good where demand increases proportionally with income. A given good is a unique type where demand increases as its price increases. इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, given good is a unique type where demand increases as its price increases. गिवन गुड लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती जाती है। प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होती है और प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होती है। इसका मतलब है कि प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है, ये हमें बताता है लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन जो गिवन गुड्स है वो लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है और गिवन गुड में ये बताया जाता है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होते हैं तो क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज होती है। इसका मतलब है कि गिवन गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता और गिवन गुड्स के केस में जो डिमांड कर्व होता है वो हमारा पॉजिटिव स्लोप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉस्ट कर्व रिप्रेजेंट्स द एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट? एवरेज कॉस्ट,
मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मार्जिनल कॉस्ट।